नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं ममता कालिया जी की लिखी कहानी परली पार। दोपहर का वक्त था। सामने के पोखर में भैंसें पानी में पसरी पड़ी थीं। वहीं एक पेड़ के नीचे कई छोटी बड़ी लड़कियां पत्थर मारकर इमली गिरा रही थीं। किशन ने अपनी साइकिल रोककर कहा, ऐसे पत्थर चला रही हो तुम लोग, किसी के सिर में लगेगी तब। एक लड़की जो मटमैला सलवार सूट पहनी हुई थी, हाथ का अद्धा निशाने पर मारती हुई बोली, जिसकी आ गई होगी उसका सिर तो फूटेगा ही। किशन हंस पड़ा। तुम क्या काल भवानी हो? लड़की अंगूठा दिखाकर इमली लपकने भाग गई। बाकी लड़कियां इमली के कटारे किशन के पास लाईं। बिगड़ते क्यों हो, लो इमली खाओ। मैं खट्टा नहीं खाता, किशन ने कहा। सुनो जरा, अर्जुन घोसी का घर कहाँ है? मटमैली सलवार वाली काल भवानी बोली। क्यों, क्या काम है तुम्हें? वह 2 दिन से दूध दूहने नहीं आया। फ्रॉक वाली एक छोटी लड़की ने कहा। बाबू गए हैं फूलपुर के मेले अपनी भैंस लेने। काल भवानी ने उसे घुड़का। तू चुप कर। कहाँ से आए हो? उसने किशन को सिर से पैर तक ताका। चौधरी जी के यहां से। बाबू तो जब आएंगे तब आएंगे। कस्बे की नीवा बस्ती में घोसियों का मोहल्ला था। कछार में उनके पास थोड़े बहुत खेत थे जिनमें वे ककड़ी खरबूजे उगाते। नीवा के घोसी ऊंची बस्ती के चौधरियों के यहाँ बरसों से दूध दुहने का काम संभाले हुए थे। इनमें आपसी एका ऐसा था कि एक के काम पर दूसरा मुंह न मारता। किशन को जैसे एक काम मिल गया, रोज स्कूल के बाद वह नीवा चल देता, पता लगाने कि अर्जुन लौटा या नहीं। उसे पता चल गया कि अर्जुन की 2 बेटियां हैं। काल भवानी बड़ी है, जिसका नाम है सविता। छोटी का नाम है सरिता। सविता 8वीं पास कर घर बैठ गई है। सविता की दादी का कहना है, आहिर की छोरी जब तक दूध दही में हाथ नहीं बोरेगी, पोथी पढ़कर क्या सीख लेगी। घर में मवेशियों के सानी पानी में सविता 3 साल बिता चुकी है। बदन हल्का है, 17 की होकर 15 की लगती है। यही हाल छोटी बहन सरिता का है। सविता सरिता का कोई भाई नहीं है। किशन को नीवा के चक्कर लगाते देख मां ने कहा, कैसा होनहार छोकरा लगे है यह। दादी बोली, इस सलोनों पर तुम दोनों जनी किशन को राखी बांधकर भैया बना लेना। सलोनो आया। घर में ढेर सी सेवई की खीर बनी। फैनी खाने के लिए एक भगोना दूध अलग धर दिया गया। राखी खरीदने लड़कियां हाट गईं। किसी ने मोती की राखी पसंद की, किसी ने रेशम की। सविता का नखरा देखो, उसे कोई राखी पसंद ही नहीं आई। सविता ने मुंह मसोड़कर कहा, ऐसी राखी तो हम दुश्मन को भी न पहराएं। सरिता ने किशन की कलाई पर राखी बांधी। सविता खीर और फैनी की खातिरदारी में लगी रही। जरा सी ओट मिलते ही किशन ने पूछा, तुमने राखी क्यों नहीं बांधी? सविता ने त्योरी चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। नहीं बांधी क्या कर लोगे? क्या फांसी चढ़वाओगे? किशन को सविता का तेवर भा गया। वह बिना बोले उसे देखता रहा। रात भर उसके कानों में सविता का मगरूर जवाब गूंजता रहा। नहीं बांधी राखी क्या कर लोगे? क्या फांसी चढ़वाओगे? एकदम भोर पांव फटने पर किसी ने उसके कान में जैसे गुपचुप कहा, एकदम में पागल हो क्या किशन? लड़की बहन नहीं बनना चाहती तुम्हारी, क्या समझे? किशन और सविता का एक नया रिश्ता पनपने लगा। वे दोनों नीवा के कछार में देर तक बैठे रहते। पास ही बालू में किशन की साइकिल पड़ी रहती। दोनों का प्रेम इमली के बूटे से बढ़कर छतनार पेड़ बनता गया। हालांकि कस्बे का हवा पानी प्यार मोहब्बत के एकदम खिलाफ था। जिसने भी इन दोनों को सिर से सिर जोड़कर बातें करते देखा, दांतों तले उंगली दबा ली। हैरानी इस बात की और भी ज्यादा कि किशन के पिता गांव के सरपंच और सविता नीवा टोले के सबसे इज्जतदार अहीर अर्जुन की छोरी। बहुत दिनों तक बच्चों के माँ बाप तक खबर पहुंचाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। लोग आपस में फुसफुस करें और चुप रह जाएं। इस मोहब्बत में फोन था न डाकिया, बिस्तर न तकिया, पैसा न रुपया। पर ऊंची बस्ती और नीवा टोले का इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र एक बारगी हिल गया। पहले तो चौधरी ने अफवाहों पर यकीन ही नहीं किया। किशन के चाचा ने कहा, मैंने अपनी आंख से देखा है, अपना किशन एक छोकरी के साथ गन्ने के खेत से निकल रहा था। चौधरी गरज कर बोले, मेरे घर के गाय बैल भी साफ नाद का पानी पीते हैं। प्यास लगने पर कोई नाली में मुंह नहीं मारता। फिर किसनवा तो मेरा इकलौता है, मेरी मूंछ का बाल।
चौधरी ने अर्जुन घोसी को हटाकर दूसरे अहिर को गाय भैंस की सेवा में लगा दिया। उसने किशन से कहा, बहुत हो गया पढ़ना लिखना, घर बैठो, खेत जमीन के काम सीखो। अर्जुन ने सविता की माँ से कहा, वक्त बेवक्त छोकरियों का बाहर निकलना रोक नहीं सकती, क्या करती रहती है तू सारा दिन। रुकमन ने लड़कियों का बचाव किया, कहीं तो नहीं जाती, सारा दिन घर के काम में लगी रहती हैं। ऐसी ही मुश्किल हो रही है तो एक एक कर इनके ब्याह कर दो। अर्जुन बोला, एक से एक अच्छे छोरे अहिरों में हैं, इतनी इज्जत है कि जिससे बात करूंगा उसका बाप राजी हो जाएगा। अकेले में रुकमा ने लड़की को आंख तरेरी, खबरदार जो उस किशन के साथ दिखी, क्यों तू लठ चलवाने पर उतारू है, नीवा और ऊंची बस्ती का मेल न कभी हुआ न होना है। दादी बोली, देख सकतो, ये तेरी बहन सिरी किशन को राखी बांधती है, तूने नहीं बांधी, इससे क्या, जब छोरा एक बहन का भाई बना समझो सारे घर का बहनापा उससे मिल गया। मैं तो कहूँ पूरे नीवा टोले का भाई समझो उसे। बस किशन का साथ निभाने की अड़ थोड़ी और पक्की हो गई। उसने मन में कहा, मैं क्या करूं, अगर सरिता ने उसे राखी बांध दी, वह तो है ही सिर्री। वीरा तो वह वही है जो राधा जी का बंसी बजैया था। इधर सविता और किशन पर परिवारों का शिकंजा कसता गया, उधर उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती गई। किशन की तबीयत बागी होती जा रही थी। एक दोपहर डाकघर पर यकाएक सविता दिखी तो किशन ने उससे कहा, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम मेरा साथ दो तो आज ही हम घर वालों से कहें कि हमारी शादी कर दें। वो क्यों मानने लगे? नहीं मानेंगे तो बेटे से हाथ धोएंगे, मैं घर का एकम एक बेटा हूँ, मुझे छोड़ नहीं सकते। किशन गलत था, यह उसे शाम को ही पता चल गया। उसने सविता को बड़े मान मनोवल से तैयार किया कि उसके घर चले। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचे, उसकी माँ, चाची, चाचा, पिता सब बाहर निकल आए। सब एक साथ गरजने लगे, तो यह लड़की पसंद की है तूने, क्या धरा है इसमें? हम हरगिज ये बेशर्माई नहीं होने देंगे। इसमें क्या खराबी है? बस हमें नहीं पसंद, हम अपनी टक्कर के घर में रिश्ता करेंगे। चौधरी ने कहा, तूने एक बार नहीं सोचा गांव में मेरी इज्जत को बट्टा लगेगा? पिता में चौधराहट जमाने की भीषण अकड़ थी। फौजदारी मुकदमे ठोकने में उन्होंने अपने बाप और ताऊ को भी नहीं छोड़ा। वकील और डंडे के जोर पर वे अनेक खेतों और जमीन के हकदार बन बैठे थे। बाकी रिश्तेदार शहरों की तरफ कूच कर गए। अपने घर के वे हाकिम, कचहरी, खाप, पंचायत सब कुछ थे। घर में सुबह शाम का खाना भी उनकी मर्जी पूछकर ही चढ़ाया जाता। किशन ने बारी बारी सबकी तरफ देखा। इस वक्त किसी की आंख में नरमी नहीं थी, सबकी आंखें आग बरसा रही थी। किशन ने सविता से कहा, यह अपना घर नहीं है, दुश्मनों का घेरा है, चलो यहाँ से भाग लें। जैसे ही वे मुड़े, चाचा ने अपनी लाठी अटकाकर सविता को गिरा दिया। किशन ने ललकारा, चाचा चक्कू चल जाएंगे, होश में रहो। चौधरी ने कहा, आटे में चूहा मार दवा रांध कर दोनों को टिक्कड़ खिला दे किशन की माँ। चौधराइन ने कानों पर हाथ रख लिया, अपने जीते जी यह पाप तो मैं कभी न करूं। चौधरी को यह कबूल नहीं था कि अपने ही बेटे के खिलाफ उसे पंचायत बैठानी पड़े। माँ ने दोनों बच्चों को कोठरी में डाल दिया था। घर में विचार विमर्श चला। जब रात गहरा गई, चाचा किशन और सविता को लेकर गंगा जी की तरफ चले। उनकी तैयारी पूरी पक्की थी। घाट पर नाव थी। राम सेवक सिर्फ धोती पहने नंगे बदन नाव पर बैठा इंतजार कर रहा था। नाव के बाद से एक टिमटिमाती लालटेन लटक रही थी। चाचा ने कहा, सेवकवा, जैसा हम समझाया है वैसा ही करना, वापस आकर हमसे अपना इनाम ले जाना। नाव में ईंट पत्थर से भरे 2 बोरे रखे थे और रस्सियां। ये बोरे किशन और सविता की कमर से बांध दिए गए। चाचा ने आखिरी हिदायत दी, राम सेवक, याद है ना, जब काम से फारिग हो जाओ तो लालटेन बुझा देना, हम भी जान जाएं कि सिधार गए ये सब। नाव खुली, चलने लगी। किशन अभी इस धक्के से ही नहीं उबर पा रहा था कि खुद उसके माँ बाप, सगे संबंधियों ने उसे मौत के घाट उतारने का सरंजाम रचा। सविता होश में थी। उसे अपनी जान की कम किशन की ज्यादा फिक्र थी। उसने सबसे पहले अपनी कमर से रस्सियां खोली। आजाद होकर वह नाव के दूसरे कोने पर लाचार बैठी प्रेमी के पास गई। सविता उसके बदन से रस्सियां हटाने लगी। क्या फायदा, किशन ने कहा, यह जल्लाद हमें डुबो मारेगा। सविता ने कहा, सेवक जल्लाद नहीं, मल्लाह है,
मल्लाह का धर्म होता है लोगों को परली पार पहुंचाना। राम सेवक दोनों प्रेमियों की बातें सुन रहा था। उसे लगा सिर्फ 2 बीघा जमीन पाने के लालच में वह भी कितना जघन्य काम करने जा रहा है। उसके न बाल न बच्चा न बीवी, 2 साल पहले की बाढ़ में सब बह गए। किसके लिए वह लेगा जमीन का इनाम? उसने नाव को मझधार से थोड़ा आगे पहुंचाकर खड़ा किया। उसने पूछा, तैरना जानते हो ना? किशन और सविता ने गर्दन हिलाई। हाँ। तो कूद जाओ, गंगा मैया चाहेंगी तो परली पार पहुंचा देंगी। दुनिया बहुत बड़ी है, ऊंचा बस्ती लौटने की जरूरत नहीं है, समझे ना? दोनों प्रेमी कूद गए और धारा के साथ परली पार की दिशा में तैरने लगे। राम सेवक ने लालटेन बुझा दी और नाव अपनी कुटिया की तरफ मोड़ दी। अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की लिखी कहानी परली पार। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।